हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस हम कर रहे हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट। और इस सीरीज़ को दोस्तों आप सबका प्यार बहुत ज़्यादा मिला है और कमेंट किया है कि सर इस सीरीज़ को ख़त्म मत करना। तो दोस्तों बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे जब तक पूरी नहीं होगी, इसको छोड़ेंगे नहीं। पूरी शिफ्ट जो भी है सब की सब हम कराएंगे। और एक कमेंट और आ रहा था कि सर आप जो ये करा रहे हो ये ओरिजिनल आंसर की है या आपने खुद बनाई है। तो मेरे भाई देखिए, जो ओरिजिनल आंसर की है ना वो या तो हिंदी में मिलती है या अंग्रेजी में मिलती है, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स दोनों ही हैं, हिंदी के भी हैं अंग्रेजी के भी हैं। तो मैं यहाँ पर खुद टाइपिंग करता हूँ जो क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट के। और आप देख सकते हैं ये MS वर्ड मैंने खोल रखा है इस समय फ़ोन में। तो मैं MS वर्ड में टाइपिंग करता हूँ, हिंदी इंग्लिश में सेट करता हूँ आपके लिए। मुझे इस प्रोसेस में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। तो ये सब आपके प्यार के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अब जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके इस सीरीज़ को कंप्लीट कराने के। तो ये हमारा 27/9/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो और ये हमारी फेसबुक आईडी है, इससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट नंबर 27 वीडियो है। अब से पहले 26 वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अभी तक नहीं देखे हैं तो। और ये सीरीज जब तक ख़त्म होगी आपके 25 में से दोस्तों 20+ अंक आना शुरू हो जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, अधिक घनत्व वाले माध्यम में प्रकाश की किरणें जो झुकती हैं वो क्यों झुकाई देती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं जो प्रकाश होती है दोस्तों वो आपके क्यों झुकाई देती है, यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो किसकी वजह से झुकाई देती है। अब दोस्तों मैंने आपको जो प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ाया था तब आपसे बोला था कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला जो पृष्ठ होता है, जैसे यहाँ से जा रही है तो ये दोनों माध्यमों को, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को अलग करने वाला जो तल है ये यहाँ से अपना रास्ता भटक जाती है। और मैंने आपको उस समय बताया था कि ये जो घटना होती है उसको दोस्तों बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से और दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। और दोस्तों अपवर्तन है उसको अपवर्तनांक से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि रिफ्रेसिव इंडेक्स से प्रदर्शित किया जाता है। और दोस्तों रिफ्रेसिव इंडेक्स एक संख्या होती है जो ये प्रदर्शित करती है कि उस माध्यम में प्रकाश की किरण होती है उसका वेग कितना होगा। यानी कि रिफ्रेसिव इंडेक्स है उसका मान जितना ज़्यादा होगा ना, प्रकाश की जो स्पीड है उसमें उतनी क्या होगी, कम होगी। जैसे कि आपका हीरे में सबसे ज़्यादा होती है 2.42, तो यहाँ पर हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। और निर्वात में जो आपका रेफ्रेसिव इंडेक्स होता है अपवर्तनांक, उसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन होता है वो मेनली किस में होता है। अब देखिए दोस्तों, अलैंगिक प्रजनन होता है वो 6 प्रकार का होता है। और ये आपके एक तो जानवरों में भी होता है और पौधों में भी होता है, लेकिन दोस्तों सभी जानवरों सभी पौधों में नहीं होता। ये जो कम विकसित पौधे होते हैं और कम विकसित जानवर होते हैं उनमें होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 6 प्रकार का किस किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखिए दोस्त, जब हम बायो करेंगे ना तब इसको और डिटेल से हम देख लेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए 6 प्रकार का होता है। एक विखंडन होता है, मुकुलन होता है, बीजांड का निर्माण से बन जाता है, पुनर्जनन एक तरीका होता है, एक होता है खंडन फ्रैगमेंटेशन, और एक होता है कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये आपके मेनली 6 प्रकार के जो अलैंगिक जनन होते हैं वो आपका होता है। और ये कम विकसित जानवर और जो पौधे होते हैं उनमें ये आपके होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस यौगिक को एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में जाना जाता है, यानी कि जिसको ड्राइंग एजेंट बोलते हैं। अब दोस्तों ड्राइंग एजेंट क्या होते हैं? ड्राइंग एजेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो जब किसी जल के संपर्क में आते हैं तो जल को वो क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। मतलब एक तरह से दूसरे पदार्थ को सुखा देते हैं, उसके जल को खुद ही ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं यहाँ पर ड्राइंग एजेंट। अब देखिए यहाँ पर ड्राइंग एजेंट है वो, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO, जिसको बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आपका बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। दोस्तों जो आपका चूना होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है बिना बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं CaO, और एक होता है बुझा हुआ चूना, जब इसमें जल ऐड कर देते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है CaOH2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शीतल पेय बनाने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी होंगी, ठीक है, तो उन सबको बोलते हैं यहाँ पर शीतल पेय, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक उनको बोलते हैं। अब दोस्तों इनको बनाने के लिए ना बहुत सारे एसिड मिलाए जाते हैं। अब दोस्तों कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड मिलाए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि शीतल पेय बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, उनमें और क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड करते हैं।
दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स तो हम पीते हैं और स्वाद में दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा होता है। इसमें देखिए पहला तो इसमें फास्फोरिक अम्ल होता है दोस्तों, वो आपके मिल जाता है फास्फोरिक अम्ल, जो फास्फोरिक अम्ल दोस्तों इतना खतरनाक होता है कि अगर ज़्यादा मात्रा में आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो आपके दांत है ना दोस्तों, दांत गलने लग जाएंगे, क्योंकि फास्फोरिक अम्ल है वो लोहे को भी गला सकता है और आपके दांत तो उसके आगे क्या है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए इसमें एथिलीन ग्लाइकोल भी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल भी मिलाया जाता है आपके कोल्ड ड्रिंक बनाने में, और एथिलीन ग्लाइकोल को सामान्य भाषा में मीठा जहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीठा जहर। इसके अलावा दोस्तों देखिए बोरिक अम्ल, एथियोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ये सारे मिलकर जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें अम्लता प्रदान करते हैं, एसिडिटी इसमें बना देते हैं, जिससे अगर हम ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। पेट में जलन, खट्टी डकारी आना, दिमाग में सनसनी होना, चिड़चिड़ापन होना, एसिडिटी होना और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? 0.4 ppS सीसा, यानी कि ये मात्रा मिलाई जाती है जो हमारे मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, मांसपेशियों के लिए घातक होता है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें कैफीन भी मिलाया जाता है, और कैफीन एक बहुत खतरनाक होता है केमिकल जो हमें नींद की समस्या उत्पन्न करता है, यानी कि नींद नहीं आती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आज के बाद कोल्ड ड्रिंक्स है वो कम से कम पीना है, ऐसा नहीं कि रेगुलर पियो। हाँ, महीने 6 महीने पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं पीनी है। चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बोनिक एसिड। चलिए दूसरा जो अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। अब दोस्तों हुआ क्या था कि जब जीव जंतुओं का नाम लिखा गया, यानी कि उनका साइंटिफिक नेम, जैसे कि हमारा नाम होता है होमो सेपियंस, तो ऐसे ही यहाँ पर जो सभी जीव है ना, सभी जीव जंतु हैं उनका नामकरण किया गया था। तो कार्ल लिनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इनका नामकरण किया था। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि उनका नामकरण करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, टैक्सोनॉमी का जनक आपके कार्ल लिनियस को कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई अणु है उसमें हैलोजन परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, तो इस आकर्षित करने के गुण को क्या बोला जाता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था हैलोजन वर्ग 17 का तत्व होता है, ठीक है। वर्ग 17 में आते हैं ये FCl Bri और At, यानी कि दोस्तों अब देखिए होता क्या है, इन सारे तत्वों के पास अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनकी प्रवृत्ति ये होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर ले। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ना, तो होता क्या है कि इनकी प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, मतलब इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इनकी प्रवृत्ति रहती है कि कैसे भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो ये जो प्रवृत्ति रहती है ना इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की, अब जिसके पास ये कमी होगी वही तो आकर्षित करेगा। मान लीजिए कोई आदमी भूखा है, उसके पास रोटी नहीं है, तो वो यही देखेगा कि उसके पास कैसे भी उसको रोटी मिले, मतलब वो रोटी की तरफ आकर्षित होगा। तो वैसे ही आपका ये होते हैं वर्ग 17 के तत्व, तो इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की, दोस्तों इस प्रवृत्ति को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। इसका ट्रांसलेशन देखिए कितना बकवास कर दिया ये गूगल ट्रांसलेट ने। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी में, ठीक है। ये ट्रांसलेशन थोड़ा गलत हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि मानव नेत्र का कौन सा भाग होता है वो आंखों को लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करने में मदद करता है। अब दोस्तों होता क्या है, हमारे जो नेत्र होता है उसमें आपके एक क्षमता पाई जाती है, इसको बोलते हैं आपके एक क्षमता पाई जाती है, जिससे क्या होता है हमारे जो लेंस होते हैं ना, आपने देखा होगा कि 2 किलोमीटर दूर अगर कोई हमको पर्वत दिख रहा है, कोई डूंगर दिख रहा है, उसको हम देख लेंगे, है ना, और पास में अगर कोई चीज़ है उसको भी हम देख लेंगे। यानी कि दोस्तों हमारी जो आँख है ना उसमें एक क्षमता पाई जाती है, इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। और दोस्तों ये समंजन क्षमता करती क्या है, हमारी जो आँख की फोकस दूरी होती है ना उसको एडजस्ट करती है। यानी कि हम दूर की वस्तु देखना चाहते हैं तो हमारी जो आंखें होती हैं अपने आप उस पर केंद्रित हो जाती हैं, ठीक है। जैसे फ़ोन होता है, फ़ोन में आप जानते हो पोर्ट्रेट मोड आता है, तो हम जिस चीज़ के ऊपर टैप करेंगे उसके ऊपर फोकसित हो जाता है। उसी प्रकार हमारी जो आंखें है ना वो भी इसी प्रकार होती हैं। अगर हम किसी दूर रखी वस्तु के ऊपर फोकसित करेंगे तो उसके ऊपर हो जाएगी, और पास में रखी किसी से फोकस करना चाहते हैं तो वो भी हो जाती है। दोस्तों इस चीज़ को बोलते हैं यहाँ पर इसकी समंजन क्षमता। अब दोस्तों समंजन क्षमता होती है ना, उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे शरीर में सिलियरी बॉडीज़ पाई जाती हैं। अब मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूँ क्या होती हैं सिलियरी बॉडीज़।
दोस्तों ये है हमारी प्यारी आंख जिसकी मदद से हम सारे संसार को देखते हैं। अब देखिए इसमें एक परितारिका पाई जाती है, आइरिस पाई जाती है, और इस आइरिस के आसपास यहाँ पर कुछ मांसपेशियां, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर से दिख नहीं रहा होगा आपको। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इस जगह पर दोस्तों कुछ मांसपेशियां पाई जाती हैं, और यही मांसपेशियां यहाँ पर हमारी जो फोकस लेंथ है हमारे आँख की, उसको यहाँ पर एडजस्ट करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलियरी बॉडी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत बार रिपीट हुआ, देखिए हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, 1-2 एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर, अगले 2 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल का सिंपल सा फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी होगी 15 + 24 कितनी होगी 39, और कुल टाइम हो गया यहाँ पर 3 to 5 यानी कि 5, और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 7 पॉइंट और कुछ 83 शायद आएगा। तो देख लेना, इसको बिल्कुल सिंपल सा है 7.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाए गए सामर्थ्य को क्या करते हैं, मतलब कि कार्य करने की जो दक्षता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे क्या बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो आप, और यहाँ पर आप शक्ति के ऊपर टिक करोगे, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर जिसको बोलते हैं यहाँ पर रेट ऑफ वर्किंग, ठीक है, रेट ऑफ वर्क उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, शक्ति या पावर। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर ये पूछे कि स्ट्रेंथ आ जाए ना, कि कार्य करने की क्षमता जो होती है ना, सामर्थ्य जो होती है, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको आपको ध्यान रखना, उसको बोलते हैं ऊर्जा। जब मैंने आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराए थे तब आपको मैंने यहाँ पर बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, Al2SO4 में ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको सबके याद होने चाहिए कि एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, सल्फर का कितना होता है, और आपके ऑक्सीजन का कितना होता है। दोस्तों पहले तो आपको इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद हमको एल्युमिनियम का कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, एल्युमिनियम ज्ञात करेंगे। उसके बाद में टोटल है Al2SO4 और 3, ठीक है, ऐसे लगा के हमको ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब एल्युमिनियम में ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद में Al2SO4 3 इसका ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको फिर बताता हूँ कि यहाँ पर किसके कितना होता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर किसका पूछा है, ऑक्सीजन का पूछा है, तो ऑक्सीजन का ऊपर लेना है। मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम बोल देता, लेकिन एल्युमिनियम नहीं, ऑक्सीजन का पूछा है ना, तो ऑक्सीजन का तो ऊपर ले लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का ऊपर ले लिया, ठीक है, जितने भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 हैं और 3 से मल्टीप्लाई और हो रहा है, तो ऐसे लिख लिया। ठीक है, और टोटल कितना है, ठीक है, Al2 और ठीक है SO4 3, ठीक है, इसका ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब जिसका भी आपसे प्रतिशत ज्ञात करने का ना, मैथ में भी आपने किया होगा, मैं प्रतिशत ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का पूछा है, तो भाई ऑक्सीजन का ले लेंगे, ऑक्सीजन कितना है बटे टोटल ले लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 है देखिए SO4 में, लेकिन वो 3 से गुणा हो रही है, मतलब 12 ऑक्सीजन हो गई ना। अब देखिए मैं ऊपर वाले को हल करता हूँ, अच्छे से देखना, 12 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 को मैं गुणा कर देता हूँ 12 से, ठीक है, क्योंकि 4 और 3 12 हो गए, भाग आप देखिए Al2। अब एल्युमिनियम का दोस्तों परमाणु संख्या जो वो द्रव्यमान संख्या होती है 27 होती है, लेकिन 2 से गुणा करेंगे ना Al2, तो क्या हो जाएगा 27 दूना 54, ठीक है, प्लस आपके SO4 और 3 से गुणा और करना है। अब देखिए सल्फर का होता है कितना, सल्फर का होता है 32, पूरा सल्फर भी 3 से गुणा होगा, यानी कि 32 × 3 होगा, ठीक है, 32 × 3, और O4 है ये भी 3 से गुणा होगा। O होता है आपके ऑक्सीजन होता है 16 गुणा होगा अंदर 4 से और फिर गुणा होगा 3 से, यानी कि 16 × 4 × 3, यानी कि 16 × 12 क्या होगा, 16 × 12, यानी कि ये होगा। अब इसको आप हल करोगे 16 × 12, ठीक है, मैं हल कर लेता हूँ आपके सामने। अब देखिए कितना आएगा 16 × 12, तो आप देखिए ये हो जाएगा 192, 16 × 12 हो जाएगा 192, और 192 में भाग लगाएंगे 342 का, ये हो जाएगा 342, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो आ जाएगा 56.1%। ठीक है, मैंने आपको यहाँ ऐसे ही करके बताया, आप करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। वैसे मैंने सही बताया आपको, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में से रफली की है, तो आप इसको करेंगे तो बिल्कुल आपका 56.1 है वो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से एक वस्तु को 10 मीटर की दूरी तक खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जो किया गया कार्य होता है वो आपको बताया था
कि बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि W बराबर एफ है। जब मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए थे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने न्यूमेरिकल से वो कंप्लीट करा दिए हैं फिजिक्स के, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी सीरीज अलग से देख सकते हैं। और इनकी एक PDF बना के सबकी मैंने इंस्टा मोजो पे डाल दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप फ्री में भी है बहुत सारी PDFs, और कुछ PDFs पेड भी हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए W बराबर एफ है, यानी कि 50 न्यूटन बल है और डिस्टेंस यहाँ पर 10 है, तो 50 × 10 बराबर हो जाएगा 500, और यहाँ पर क्या जाएगा 500 जूल। बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 किलो की एक वस्तु है, 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। अब देखिए 1/2 m क्या है 10 किलो, और v क्या है यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 से काटेंगे 2 को, यानी कि आंसर आ जाएगा 20। और 20 क्या आएगा दोस्तों ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब होता है जूल, ठीक है, तो 20 जूल। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जब भी कर पाओगे जब आपको पीरियोडिक टेबल बताई थी, और पीरियोडिक टेबल में आपसे कहा था कि वर्ग में कैसे कैसे जाने पर जो उसके गुण हैं वो कैसे कैसे बदलते हैं। तो मैंने आपको बताया था आवर्त सारणी में जो आपका आकार होता है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर तो क्या होता है, बढ़ता है, और बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होता है दोस्तों, घटता है। अब देखिए ये तत्व है, इनको अब मैं फेयरली आपको दिखाता हूँ। देखिए हाइड्रोजन है वो वर्ग संख्या 1 का तत्व है, यहाँ आता है, और वर्ग संख्या 1 में आते हैं ये तत्व हली ना की, ठीक है, इस प्रकार से। फिर आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके डायरेक्ट आता है इधर 16 वर्ग में, ठीक है। आपके फ्लोरीन है वो आता है 17 वर्ग में। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था आवर्त सारणी में बाईं ओर से इधर जाएंगे तो आकार छोटा घटेगा, यानी घटेगा नहीं, वर्ग संख्या 16 का छोटा होगा, वर्ग संख्या 17 का आकार होगा छोटा होगा। तो ये तो इनका तो होगा नहीं बड़ा, इनको तो हटा देते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हाइड्रोजन और लिथियम में से किसका आकार बड़ा होगा। तो मैंने आपको बताया था वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर लिथियम का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3rd है वो राइट आंसर होगा कि लिथियम का आकार दोस्तों क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्वचा के नीचे वाले भाग और आंतरिक भाग के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, आपने मोटे आदमी देखे होंगे, फैट आदमी जो होते हैं, मोटे आदमी होते हैं, उनमें दोस्तों वसा ज़्यादा, चर्बी जो इकट्ठा हो जाती है, फैट जो इकट्ठा हो जाती है, वो बेसिकली होती क्या है दोस्तों, वहाँ पर देखिए ना तो उनके अंग मजबूत होते हैं, ना आपने देखे होंगे उनके जो त्वचा है वो ज़्यादा मोटी होती है। त्वचा ज़्यादा मोटी नहीं होती है, उनमें होता क्या है, त्वचा का निचला भाग जो होता है, हमारी जो त्वचा होती है ना, बाहर स्किन जो होती है, स्किन के नीचे और हमारे कोई भी अंग होते हैं, कोई भी हड्डी होती है, उनके बीच यहाँ पर फैट यानी कि चर्बी जमा हो जाती है। तो यही पूछिए जो फैट होती है, चर्बी होती है, वो कहाँ जमा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमारी त्वचा के नीचे, यानी कि जैसे हमारी त्वचा खत्म होती है, स्किन खत्म होती है, उसके नीचे वाले भाग में, और आंतरिक जो हमारे अंग आने जाते हैं, यानी कि अंदर जो हमारे भाग रहते हैं, हड्डियाँ रहती हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उनके बीच जो ऊतक बनता है वो आपके होता है फैट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्या, हाँ लंबा हो गया दोस्तों, बहुत मैं स्लो बता रहा हूँ थोड़ा सा। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है। तो मैंने आपको बताया था जो आपके 18 वर्ग है उसकी ट्रिक है हीना अगर कर। आपने आधुनिक आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक नहीं दी है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीना अगर कर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ग 1 2 3 4 यानी कि आवर्त नंबर 4 में आता है क्रिप्टॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में क्या रखा गया है, तो हीना अगर कर, तो क्रिप्टॉन आना चाहिए। यहाँ पर देखिए अच्छा मैंने ऑप्शन दोनों लास्ट के 2 ऑप्शन में यहाँ पर एरर है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन को आप क्रिप्टॉन कर लेना, ठीक है, KR इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पर मैंने दोनों ऑप्शन सेम ही टाइप कर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक 8 किलो की द्रव्यमान की वस्तु पर 3 सेकंड के लिए एक बल लगाया जाता है तो इसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से दोस्तों क्या हो जाता है, 6 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जो बल होता है, ठीक है, बल होता है वो होता है F बराबर ma। क्या होता है, F बराबर ma, बल का हमने बारे में यही पढ़ा है। अब देखिए A बराबर क्या होता है, A होता है त्वरण, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। क्या होता है, वेग में परिवर्तन दर। और यहाँ पर A जो होता है दोस्तों वो होता है प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे टाइम, यानी कि V माइनस यू अपॉन टी। यानी कि जो F होगा ना, F वो हो जाएगा F बराबर, यहाँ पर देखिए M था ना, तो M और A की जगह आ जाएगा V माइनस यू अपॉन टी। अब रख दीजिए, देखिए वैल्यू, M का मान है 8 किलो, ठीक है, और V माइनस यू, V देखिए अंतिम वेग आपका दे रखा है 6, शुरू का दे रखा है 4, और टाइम दे रखा है 3 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए इसको हल कर लीजिए, जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना है। 8 दूनी 16 और 16/3, तो 16/3 में आपका आएगा, यहाँ पर देखिए
5 3 15 5.33, ठीक है 5.33 न्यूटन एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस गैस का उपयोग आपके प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। अब दोस्तों प्रदीप्त गैसें होती क्या है, अब देखिए जब किसी गैस को जलाते हैं ना तो वो दो रूपों में जलती हैं, पहला तो पीली ज्वाला के साथ और दूसरी नीली ज्वाला के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर प्रदीप्त का मतलब होता है जो रोशनी करती हैं यानी कि उजाला ज़्यादा करती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रदीप्त। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन है जब उसको जलाते हैं तो ये आपके प्रदीप्त गैस के रूप में जलते हैं, ज़्यादा रोशनी करके वो जलती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 किलोवाट आवर्स होते हैं, इसमें कितने जूल, अच्छा मैंने जूल नहीं लिखा, कितने जूल होते हैं। तो दोस्तों 1 किलोवाट आवर्स में आपके 3.6 10 की पावर 6 जूल होते हैं, ठीक है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, 3.6 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि परिपक्व शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि जो आपके शुक्राणु होते हैं यानी कि जब बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि कच्चे, बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, पके हुए, पके का मतलब यहाँ पर पकना फल की तरह पकना नहीं होता है, मतलब एक तरीके से ये होता है कि मतलब जब वो रेडी हो जाता है, ठीक है, प्रजनन के लिए, और जब वहाँ पर शुक्राणु बनते हैं उसको बोलते हैं परिपक्व शुक्राणु, ठीक है। तो वो कहाँ पे बनते हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर हमारे शरीर में क्या होते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं, हमारे पुरुषों में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है, और इन 2 टेस्टिस के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर शुक्राणु हैं, वो उनका निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त कर लेती है, त्वरित हो जाती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों त्वरण का अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, त्वरण क्या होता है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग अपॉन टाइम, यानी कि वेग में परिवर्तन दर। लेकिन आप गलत करोगे इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, और यही आप गलती करोगे, आपको सूत्र पता है लेकिन गलती यही करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस स्पीड को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो 18 मीटर प्रति सेकंड को बदलने के लिए उसको करते क्या है, 5/18 से गुणा करते हैं। तो आपको करना क्या है, इस स्पीड को बदलो पहले, तो इस स्पीड को बदलेंगे तो 18 इंटू 5/18, तो इसको काटेंगे तो ये तो कट गया, यानी कि जो ए वो आपका यू आ गया, वो क्या आ गया 5, ठीक है, और वी निकालेंगे तो वी निकालेंगे देखिए 72/5/18, ठीक है, तो 18 चौक 72, और ये आ गया 20 क्या आ गया 20, यानी कि v का मान आ गया 20, ठीक है। अब देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो v आया 20, u आया 5, और टाइम आपको दे रखा है 5 सेकंड, तो 15/5 यहाँ पर आएगा 3, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होता है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो परमाणु त्रिज्या होती है उसको किस में मापा जाता है। अब दोस्तों परमाणु त्रिज्या होती है उसको ना बेसिकली दोस्तों आपके नैनोमीटर मापते हैं। अब नैनोमीटर क्या होता है, आप 10 की पावर -9, ठीक है, 10 की पावर -10 मीटर -9 मीटर होता है नैनोमीटर। लेकिन कई बार इसको एंगस्ट्रम में माप लिया जाता है। एंगस्ट्रम क्या होता है, 10 × 10 की पावर -10 मीटर, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम, ठीक है, क्या बोलते हैं एंगस्ट्रम। और देखिए इनके बारे में आपको बताता हूँ, ये आपको दिख रहे हैं ऑप्शन। देखिए मिलीमीटर होता है 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर होता है 10 की पावर -6 मीटर, सेंटीमीटर होता है 10 की पावर -2 मीटर, और नैनोमीटर तो आपका होता है 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया से है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाया जाता है, ये लीजिए कॉपर सल्फेट बना दिया मैंने और ये आपका जिंक मिला दिया, तो किसका विस्थापन होगा, सीधी सी बात है विस्थापन किसका होगा, जो कमजोर होगा। मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताए थे, तब आपको पता था कि उस अभिक्रिया का विस्थापन होगा जो आपके कम क्रियाशील हो। अधिक क्रियाशील होता है दोस्तों वो कम क्रियाशील को प्रतिस्थापित कर देता है। तो जिंक कहेगा कॉपर से कि भाई मैं आ गया हट जा, तो यहाँ पर जिंक है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु है दोस्तों वो 3 सेकंड में 23 मीटर, अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, कुल दूरी है यहाँ पर 15 + 23 कितना हो गया 38, और कुल टाइम है दोस्तों कितना हो गया 2 और 3 5, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो ये आपके हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 7 7 × 35 और 3/5 7.6, क्या हो जाएगा 7.6 मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा 7.6 मीटर पर सेकंड। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। 20 किलो का द्रव्यमान है वो वस्तु से 20 किलो की वस्तु है ना, वो जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपको बताया था कि आपको स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपकी होती है mgh, क्या होती है mgh।
अब देखिए जी का मान अगर आपको नहीं दे रखा है तो आपको रखना है 10, ठीक है, क्या रखना है 10। अब देखिए 20 एम जी का मान, एम का मान है, जी का मान हो गया 10, हाइट आपको दे रखी है 8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर देखिए 1600, क्या आ जाएगा 1600, क्या आ जाएगा 1600, ठीक है। अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम पे अगर तब ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम पे जाना दोस्तों, बहुत ही आपको अपडेट हमारे मिलते हैं, पीडीएफ्स आपको वहाँ मिल जाती हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्विज में डेली डालता हूँ वहाँ पर 10 क्वेश्चन साइंस के, उसको आप देख सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, जाना है टेलीग्राम पर, सर्च करना है रेलवे की पाठशाला, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओगे। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।